हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 सितंबर 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी में। इंग्लिश जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, और 4 सितंबर 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दिस इज आशु एंड लेट्स स्टार्ट द 4 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप हमारा जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको जो है वो डेली पीडीएफ मिलेगी, उसको आपको वीकली पीडीएफ दी जाएगी, इवन वीकली टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होगा, और साथ में जो है वो मंथली पीडीएफ एंड मंथली टेस्ट भी जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, इंग्लिश में और हिंदी में भी। और मेरे ख्याल से इतनी मिनिमल कॉस्ट पे कोई भी आपको इतने अच्छे करंट अफेयर जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। और साथ ही साथ इसमें भी आपको 10% हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप ये कोड जो है वो यूज करोगे ASH10, दैट इज ASH10, अगर इस कोड को यूज करते हो तब जो आपको 10% डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 4 सितंबर 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द लॉन्चिंग ऑफ विच प्रोग्राम टू इनेबल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज गेट द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। देखो, एक अलग से इनिशिएटिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चलाया गया है। उस कैंपेन का अपने नाम बताना है, जिस कैंपेन के थ्रू एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाएगी इस तरह से ताकि वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके, मतलब उसको और भी बढ़ा सके। ये सिंपली अगर आप इसमें दो वर्ड्स लोगे तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है कि इसमें उस बंदे की कैपेसिटी को और अच्छे से बिल्ड करना है ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, और हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडिया जो है वो बिल्ड करने में हेल्प कर सके। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उसकी एफिशिएंसी और हम कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। आपने उस कैंपेन का मुझे नाम बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आप आंसर बताओगे क्या होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे 300 लाइक्स लिखा हुआ है दोस्तों, तो आपने इसका मतलब है 300 लाइक्स करने हैं। जितनी भी सपोर्ट आप दे रहे हो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें हर वीडियो के अंदर 300 लाइक्स चाहिए ताकि हम ओनली करंट अफेयर्स नहीं, आपके साथ हम और भी न्यूज़पेपर के कुछ टॉपिक्स जो कि स्पेशल एडिटोरियल्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकें, और भी अच्छे से जो है वो इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो 300 लाइक्स ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट जो है वो आपके सामने लेके आ सकें। तो आंसर क्या है दोस्तों? इसको 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, तो आंसर बताओगे आप लोग। और आंसर क्या है इसका? मिशन कर्मयोगी। याद रखना आपने, मिशन कर्मयोगी। और मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बताया करूंगा हर रोज कि कौन से 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आपने इसको, दैट इज मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी को जो है वो एक नाम से और भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं NPCSCB। आपको मतलब एब्रीवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये आप कह सकते हो कि इसको याद करने की जरूरत है। आप सिर्फ इसमें एक वर्ड याद करियो, कैपेसिटी बिल्डिंग है बस, ताकि ऑप्शंस में अगर आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से टिक कर सकते हो। और आप देखोगे यहाँ पे इसके लिए ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई भी आपसे रुपए कोई नहीं पूछेगा कि कितने खर्च हो रहे हैं। टाइम पीरियड जरूर याद रखना है, ये प्रोग्राम जो है वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए जो ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, 2020 से लेके 2025 तक, मतलब 5 साल जो है वो यहाँ पे होंगे। और इसमें ये टारगेट रखा गया है कि ऑलमोस्ट 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को जो है वो कवर किया जाएगा। सिर्फ सेंट्रल की वैल्यू जो लिखी हुई है, अदरवाइज तो पूरे ऑल ओवर सिविल सर्वेंट्स को अगर आप बात करोगे तो 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो चाहे किसी भी एज के हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, लेकिन 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इसको आई गॉट कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आई गॉट का मतलब है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। मतलब जैसे कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ जो है और तरह की सुविधाएं भी जो है वो प्रोवाइड करेगा। लाइक सिविल सर्वेंट्स को प्रोबेशन टाइम पीरियड के बाद जो वो सर्टिफिकेशन चाहिए, उनको जो है वो कोई वर्क असाइनमेंट के लिए जो है वो कुछ चाहिए, तो कोई भी चीज़ अगर चाहिए वो भी आप इस आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से जो है वो कर सकते हो। मतलब उसको भी जो है वो इसके साथ सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलो दोस्तों, अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं फिर। अगली न्यूज़ है हमारे पास कि कैबिनेट ने कुछ फॉरेन पॉलिसीज को अप्रूव किया है। तो उसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें एक क्वेश्चन है, विच लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग उर्दू एंड इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और उर्दू को छोड़ के और कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, मतलब विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो उनसे ने पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो उर्दू और इंग्लिश के बिना अब जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसका आंसर आप बताओगे इन चार ऑप्शंस के अंदर से। एक लैंग्वेज है, दो है, तीनों हैं, तो ये आपने बताना है। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास होगा, बिकॉज जम्मू कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है नहीं, तो जिसलिए जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा इसको। और आपने बताना है कि दो लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, तो अब और कौन सी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दिया गया है। तो क्या आंसर होगा इसका? तो आप देखोगे कश्मीरी तो होगा ही होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर है, डोगरी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है वो भी होगा ही होगा, हिंदी हमारी लैंग्वेज होगी, तो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे अगर किसी ने कम्युनिकेट करना है या आपने बात बतानी है तो वो हिंदी भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, उर्दू मुस्लिम कम्युनिटी के कारण जो है उर्दू भी ज़रूरी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। यस, बिकॉज आप इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो कश्मीरी आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि गलत होगा, जैसे ही डोगरी आपको पता है जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है, उर्दू मुस्लिम कम्युनिटी के कारण, तो ये तीनों तो होंगी होंगी। दो इंडियन बेसिस पे है ही, हिंदी और इंग्लिश, तो टोटल कितनी होगी? 5 लैंग्वेजेस को जो है वो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने का स्टेटस जो है वो दिया जा रहा है, तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि क्या होगा इसके अंदर। तो जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि हम दो कंट्रीज आपस में पैक्ट करेंगे, एक तो इंडिया होगा, एक दूसरी कंट्री कौन सी होगी, लेकिन कौन से फील्ड में करेंगे? गुड क्वालिटी टेक्सटाइल में जो है वो हम क्या करेंगे? एक पैक्ट साइन करेंगे, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में इस फील्ड के अंदर जो है वो क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आपने बताना है कि वो कौन सी कंट्री है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल में इंडिया सबसे अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है, खास करके कॉटन यान जो है वो इंडिया में बहुत ही अच्छा है, तो टेक्सटाइल अपने आप ही अच्छा होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट अपने आप अच्छा होगा। और साथ में जूट भी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो इंडिया में मिलता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी कॉटन एंड जूट यहाँ पे मिलता है। कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र एंड गुजरात, और साथ ही साथ जूट जो है वो कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट बंगाल। यस, तो ये याद रखना एरिया कौन सा है, ये ब्लैक सॉइल के ऊपर होता है महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन, तो इसीलिए उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, या रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा? टेक्सटाइल के लिए साइन किया है ये पैक्ट कौन सी कंट्री के साथ? जापान के साथ। किसके साथ साइन किया है ये? जापान के साथ, जिसके अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं शिंजो आबे ने जो है वो रिज़ाइन किया है, तो मोस्ट प्रोबली 15 सितंबर तक नए लीडर को जो है वो चुन लिया जाएगा, लेकिन तब तक कौन रहेगा? शिंजो आबे ही रहेंगे। कैपिटल आपको पता ही है जापान की टोक्यो है, और करेंसी कौन सी है? जापानीज येन। और ऐसा ही एक पैक्ट और साइन हुआ है, वो भी इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है, लेकिन वो जो पैक्ट हुआ है वो किसके लिए हुआ है? जियोलॉजी एंड मिनरल्स के लिए, मतलब कह सकते हो माइनिंग के लिए जो है पैक्ट साइन हुआ है, ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो माइंस के बेसिस पे और स्टडी कर सकें, और साथ ही साथ जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो किया जा सके, पूरे मैपिंग की जा सके, देखा जा सके कि कहाँ पे मिनरल जो है वो हो सकते हैं, जोग्राफिकल सर्वेस किए जा सके, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में लिंक जो है वो क्या हो? बेहतर हो। और ये टेक्सटाइल के लिए तो जापान के साथ आपने देख लिया, और जियोलॉजी और मिनरल के लिए जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? फिनलैंड के साथ हुआ है। याद रखोगे कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? फिनलैंड के साथ हुआ है, तो इसको याद रखना आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है कि 118 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग पबजी बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पबजी, दैट इज द गेमिंग ऐप बैंड बाय गवर्नमेंट विद द 118 चाइनीज ऐप। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state celebrated Fang Labusol, a festival of cultural heritage and historical importance? मतलब एक तो हिस्टोरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो स्टेट का कल्चर है वो भी जो है वो उसके बेस पे भी इसको मनाया जा रहा है, और फेस्टिवल का नाम क्या है? पैंग लाबसोल, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप एंग हैप्सोल, इसको बोला एक्चुअल में ऐसे ही जाता है एंग हैप्सोल, लेकिन आप कैसे भी उसको जो है वो याद कर सकते हो। ये उनका कल्चरल फेस्टिवल है, जैसे ही मानसून जो है वो खत्म होने की कगार पे होता है तब जो है वो इसको मनाया जाता है। तो आपने बताना है किस स्टेट का ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा या मनाया जाता है। हाँ जी, फटाफट आंसर बता दो इसका क्या होगा। और एक हिंट देता हूँ, वहाँ पे जो है वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की सबसे तीसरी हाईएस्ट माउंटेन वहाँ पे है। पूरे वर्ल्ड की सबसे तीसरी हाईएस्ट माउंटेन जो है वो वहाँ पे है। एक तो आपको पता ही है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो तो पहली होगी, 8648 मीटर, सॉरी 8848 मीटर। और इसके बाद हमारे पास आ गया दैट इज़ द K2 गॉडविन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट इज़ 8611 मीटर।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द कंचनजंगा, दैट इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन और इसकी हाइट है 8598 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दीज हाइट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर होगा इसका। तो अब तो आपको पता लग गया कंचनजंगा वाली स्टेट है, तो कंचनजंगा की स्टेट कौन सी है, सिक्किम। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों, सिक्किम आंसर होगा इसका। तो सिक्किम के लोगों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा और ये कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इसको मनाया जाता है। आप देख सकते हो माउंट, दैट इज द माउंट कंचनजंगा एज द गार्डियन डेटी ऑफ द सिक्किम। मतलब माना जाता है कि जो लोकल देवी है उनकी कंचनजंगा, उनको जो है वो पूजा जाता है। इसमें लोग जो है वहां से क्या लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, इसलिए वहां की माउंटेन का नाम जो है वो कंचनजंगा है। ये खास में दो कम्युनिटीज, दैट इज द एक तो लेपचा कम्युनिटी, एक दी बूटीज कम्युनिटी जो कि सिक्किम की है, उनको आपस में जो है वो क्या करता है, जोड़ता है। बिकॉज ये दोनों कम्युनिटीज के द्वारा अपने ब्रदरहुड के लिए इसको सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। तो अपने याद रखना है लेप्चा एंड बूटीज कौन से एरिया का ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कौन सी है, सिक्किम है। और कब मनाया जाता है ये, बेसिकली अगर तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये जब मानसून एंड होता है 15th डे ऑफ द ल्यूनर मंथ, तब इसको मनाया जाता है। अपने इतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप साथ में याद रखोगे। और कंचनजंगा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही फेमस वहाँ पे नेशनल पार्क इसी नाम से, दैट इज़ द कंचनजंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आप याद कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आप बहुत ज़्यादा याद नहीं करोगे। लेकिन इसमें एक बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कितम, KITAM, कितम बर्ड सेंचुरी, दिस इज द बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे, मार्क इट, राइट इट, लर्न इट। What is the rank of India in the 13th edition of the Global Innovation Index 2020? What is Global Innovation Index कि इंडिया जो है वो कितना इम्प्रूव किया है, कितनी हमने इनोवेशंस की हैं, कितना हमने उसमें पैसा लगाया है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें नोट की जाती हैं। मतलब बेसिकली वैसे तो 13 इंडिकेटर्स हैं इसको देखने के लिए, लेकिन उसको सब डिवाइड किया गया आगे जाके 4 इंडिकेटर्स में, उसको मतलब 4 बेसिस पे जो है वो देखा जाता है। तो आपने याद रखना है इसको। हाँ जी, फटाफट आंसर बताओगे, इंडिया का रैंक क्या है, इनोवेशन का मतलब आपको पता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है वो कितना रैंक आया है। फर्स्ट रैंक मैं आपको बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड का आया है। फर्स्ट रैंक किसका आया है, स्विट्जरलैंड का। सेकंड जो है वो स्वीडन का है। आप देखोगे मैक्सिमम यही जो कंट्रीज हैं वहीं आगे होती हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये कंट्रीज आगे होती हैं। लेकिन पहला रैंक स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, और इंडिया का रैंक है 48th। कौन सा रैंक है, 48th। रिमेंबर दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक्स याद रखोगे आप। 48th रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इम्प्रूव किया इंडिया, बिल्कुल ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है वो टॉप 50 में आया है। मतलब फर्स्ट 50 कंट्रीज में जो है वो इंडिया को लिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और याद रखना है कौन इसको पब्लिश करता है। लास्ट टू लास्ट ईयर ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। वैसे तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कंबाइंडली करती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये देखती है कि कहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं, किस तरह से जो है वो उन प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ करके जो है वो सरकार आगे इनोवेट कर रही है चीज़ों को, तो उसके हिसाब से जो है ये टारगेट करते हैं। और आप देखोगे ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में आया हुआ है। इंडिया का 48th रैंक है, जिसका स्कोर जो है वो 35.59 है, मतलब ऑलमोस्ट 35.6 है। और ये एनुअल रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसी का नाम याद रखना है, अदरवाइज जो 2 यूनिवर्सिटीज और हैं इनके साथ, दैट इज द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड बिजनेस स्कूल, लेकिन आपने इनका नाम नहीं याद रखना, ना ही इंपॉर्टेंट है इतना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखोगे। और इसका थीम क्या है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हर कंट्री अपने एरिया में तो डेवलप कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे है, फाइनेंस की, कि उनको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करने का। जनरली वर्ल्ड लेवल पे देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग के ऊपर जो है वो खर्चा करती हैं, लेकिन आजकल वो भी चीज़ नहीं हो रही है, जिसके कारण इसका थीम क्या रखा गया है, दैट इज हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कौन पैसा लगाएगा इनोवेशन के ऊपर। तो ये थीम जो है रखा गया है। और ये 48th रैंक जो इंडिया का है ये 131 कंट्रीज में से आया है, इसको भी आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ इन 2000 मतलब लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2019 इंडिया का रैंक कौन सा था, 52nd रैंक था। मतलब 4 पोजीशंस इंडिया की क्या हो चुकी हैं, इंप्रूव हो चुकी हैं। तो इसको आप साथ में जो है वो याद रखोगे ही रखोगे। फर्स्ट मैंने बता दिया स्विट्जरलैंड है, सेकंड इज द स्वीडन।
देख सकते हो आप इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर इंडिया का 48th रैंक है, फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, सेकंड इज स्वीडन, अदरवाइज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर ऑल्सो देयर. दिस इज द LM स्टैंड फॉर द लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज, HI स्टैंड फॉर द हाई इनकम कंट्रीज. तो इंडिया स्टैंड इन द लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज. तो रिसेंट इससे रिलेटेड दो इंडेक्स, दोनों में आपने इंडिया का रैंक याद रखना है. और सबसे पहला है रैंक है हमारे पास फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से जो है वो फ्रीडम दी जाती है लोगों को, या किस तरह से लोगों को काम करने की जो है वो फ्रीडम है, किस तरह से जो वो अपनी बात रख सकते हैं डेमोक्रेसी में. तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि उसमें इंडिया का रैंक क्या आएगा, पीछे आएगा. तो उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, 83rd जो है वो रैंक है. तो याद रखोगे फ्रीडम में जो है वो इंडिया पीछे है, 83rd रैंक है. और फिर अगला रैंक है कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो स्टार्टअप में बाय डिफॉल्ट इंडिया का रैंक बाकी कंट्रियों से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत के कारण जो है, तो उसके कारण या आप कह सकते हो सेल्फ रिलायंस के कारण जो है वो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहे हैं. और इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, 23rd है, 23rd पोजीशन पे इंडिया. तो दोनों आपने याद रखने, तो एक दो बार रिवाइज करोगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे. वट अबाउट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नो नीड टू रिमेंबर डायरेक्टर जनरल, क्योंकि और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है एग्जामिनर को पूछने के लिए इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा है. मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट हो रही है O पे खत्म हो रही है, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा. लेकिन ये आपने रट्टा नहीं लगा लेना कि ऐसे ही होगा, नहीं भाई. इट इज़ जस्ट 90 और 99% या 98% के आसपास आप कह सकते हो, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा नहीं भी है. ये तब लगाना है आपने जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपने तुक्का लगाना है, तो आप ऐसे करके उसको कवर कर सकते हो. तुक्का वहीं पे लगाना होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% श्योरिटी हो कि ये सही हो सकता है, अदरवाइज लगाने का कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम दिस पिक्चर, आप पिक्चर से सीख सकते हो इसको, न्यूज़ को. और क्या है, सिडबी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इम्पैक्ट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम. तो वही बात है यहाँ पे भी कि आत्मनिर्भर जो है भारत की बात की जा रही है. तो ये तभी सशक्त होगा, तभी जो है वो लोग सशक्त होंगे, तभी आत्मनिर्भर बनेंगे, जब आप उनको क्या करवाओगे, उनको बिजनेस स्टार्ट करवाओगे. और बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, आपको परमिशन चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए. तो इसलिए जो है वो अब सिडबी जो है, सिक्योरिटीज नॉट सिक्योरिटीज, दैट इज ए सेबी. yes, that is a SEBI, Securities and Exchange Board of India. This is SIDBI, that is a Small Industries Development Bank of India. So SIDBI ties this pact regarding the MSMEs with many organizations. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया है. लेकिन अभी जो बारी आई है वो किसकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, कि हम इसके थ्रू जो MSMEs को प्रमोट करेंगे, इनको डेवलप करेंगे. और ये RBI ने ऑलरेडी कहा है कि फोकस करो MSME सेक्टर के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्या किया जा सके, क्रिएट किया जा सके, और जो आत्मनिर्भर भारत है या सेल्फ रिलायंट है उसको अचीव जो है वो किया जा सके. तो सिडबी का हेडक्वार्टर बताओ भाई सब लोग कहाँ पे होंगे. सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो उत्तर प्रदेश में. लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, ये आप मुझे बताओगे. UPPSC के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ आप मुझे बताओगे चेयरमैन कौन है सिडबी के, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. तो दो चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, एक तो हेडक्वार्टर बताओगे, एक क्या बताओगे आप मुझे, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टॉप्स अमंग द 63 नेशंस इंस्टीट्यूशंस which were qualified for the World University Ranking 2021. Now most important word इस न्यूज़ के अंदर क्या है, this World University Ranking 2021. इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 1500 यूनिवर्सिटी, 1500 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है. ऑलमोस्ट जो है वो 90 के आसपास इसमें कंट्रीज़ होती हैं, 93 कंट्रीज़ हैं इसमें. तो उसमें जो है वो इंडिया की 63 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो रैंक किया गया है. मतलब 1500 में से 63 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फर्स्ट 1500 में 63 इंडिया की हैं. तो आपने मुझे ये बताना है कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की यूनिवर्सिटी जो है कौन सी है जो पहले नंबर पे है. तो इसका आंसर क्या होगा, ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं. तो आंसर क्या होगा ये आप बताओगे मुझे 5 सेकंड के अंदर अंदर. हाँ जी, आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दे दो, इसका क्या होना चाहिए. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम आप देखोगे वही इंस्टीट्यूट जो है वो पहले नंबर पे आता है. और तो उसका आंसर तो बहुत ही सिंपल हो जाता है. आंसर क्या है, IISC बेंगलुरु, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. आप देख सकते हो. और दूसरा स्थान हासिल किया है रोपड़ ने, सेकंड नंबर पे रोपड़ है. थर्ड नंबर पे अगर इंडिया की बात करोगे तब बात कर रहे हैं ओवरऑल. ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड आगे है, सेकंड नंबर पे स्टैनफोर्ड है. पहले पे ऑक्सफोर्ड है, सेकंड पे स्टैनफोर्ड है. लेकिन
इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया के बिहाफ पे देखोगे टोटल रैंकिंग को, तो आईआईएससी बेंगलुरु पहले पे आएगा, पहले पे आएगा। तो आप देख सकते हो पिक्चर में, आईआईएससी वैसे जो है वो 301 और 350 की कैटेगरी में बीच में लिया गया है। इसका मतलब इससे ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया में इसे पहली को काउंट किया गया आईआईएससी बेंगलुरु को। तो पहले पे ऑक्सफोर्ड है अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे पूरी ओवरऑल रैंकिंग को। दूसरे पे स्टैनफोर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए, तो वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। और अगर आप इंडिया में देखोगे, पहले आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे पे रोपड़ और तीसरे पे इंदौर। जस्ट दो याद कर लियो, दो भी इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही याद रह जाए वही बहुत है। नाउ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रैंक को जो है वो आप कह सकते हो, इस रैंकिंग को जो रिलीज करती है? टाइम्स हायर एजुकेशन। कौन सी? टाइम्स हायर एजुकेशन। ये और भी बहुत सी रिपोर्ट्स को करती हैं, जैसे दो और बताऊंगा आपको, लेकिन इसको आपने याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ही इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के जो टॉप 400 में आते हैं। दो ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 400 में आते हैं, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे यहाँ पे, तो आईआईटी रोपड़ भी जो है वो 400 के बीच में आता है, ये भी 400 के, बाकी सारे जो हैं वो 400 के ऊपर हैं। इसका मतलब दो ही इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, एक तो आईआईटी रोपड़ हो गया, एक आईआईएससी बेंगलुरु हो गया। इसमें 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। 1500 यूनिवर्सिटीज, 93 इसमें क्या है? कंट्रीज हैं। और दो इंडेक्स में आपको और बता रहा था टाइम्स हायर एजुकेशन के। एक तो इनका था इम्पैक्ट रैंकिंग 2020, करेगा ये एजुकेशन से रिलेटेड ही रैंकिंग जब करेगा यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, लेकिन अलग अलग मेथड में करता है। एक है इम्पैक्ट रैंकिंग 2020, इसमें आईआईटी खड़गपुर को जो है वो पहला स्थान हासिल हुआ है। आईआईटी खड़गपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में से। वैसे उसका पूरे वर्ल्ड में 57th रैंक है, लेकिन इंडिया की तरफ से उसका पहला रैंक है। और ऐसे ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम्स हायर एजुकेशन का एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, सिर्फ एशिया की यूनिवर्सिटीज़ को काउंट किया गया, उसमें जो है वो इंडिया थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री में है, क्योंकि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं? 8 यूनिवर्सिटीज आई हैं टॉप 100 में। और आपको पता ही है कि आंसर क्या होगा, आईआईएससी बेंगलुरु, दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उनका पहला स्थान आया है। मतलब पूरी रैंकिंग में 36 पोजीशन है, लेकिन वैसे उनका पहला स्थान है। तो आपको इंडिया के बिहाफ पे पूछेंगे, ओवरऑल रैंकिंग में नहीं पूछेंगे। तो इंडिया के बिहाफ पे याद रखना है, इम्पैक्ट रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर, और वैसे आपको पूछा जाएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, दैट इज द आईआईएससी साइंस बेंगलुरु। For the first time, which person from Eklavya Model Residential School has been selected for National Award to Teacher 2020? वैसे तो ये अवार्ड 47 बहुत ही फेमस टीचर्स को जो है वो दिया गया है, जिनका प्रख्यात रोल रहा है पूरे समाज के अंदर। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के पर्सन को ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो आप बताओगे मुझे कौन से वो पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आप जो है वो इसमें आंसर दे सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल्स भी बहुत फेमस है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा इस न्यूज़ से कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो क्या होते हैं। और नेशनल अवार्ड फॉर टीचर आपने याद रखना है, टोटल कितने आउटस्टैंडिंग टीचर्स को मिला है? 47 आउटस्टैंडिंग टीचर्स को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बहुत ही सिंपल है, दैट इज द सदा पेनोली। सुधा पेनोली जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, क्योंकि वो पहली ऐसी आप कह सकते हो पर्सन है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से जो हैं वो बिलोंग करती हैं। और ये वाइस प्रिंसिपल है इवन एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की तरफ से क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। और इस बात को आपने क्या रखना है? याद रखना है। और ये कहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है? ये देहरादून वाली जो आप कह सकते हो ब्रांच के अंदर जो है वो प्रिंसिपल है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिकॉज इसमें एसटी लोगों की बात होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की बात होती है, तो इसलिए ये अवार्ड जो है वो उनको दिया जा रहा है। सुधा पेनोली जी को मिला है। आपने अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने, क्योंकि आप 47 पर्सन्स के नाम तो याद नहीं करोगे, तो इसका मतलब ईएमआरएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ से हमने न्यूज़ को सीखना है। दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये 1997-8 में जो स्कीम को स्टार्ट किया गया था। क्यों? ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके। इसके पीछे जो है वो एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि ये हर ब्लॉक में खोल दिया जाएगा अगर उस ब्लॉक में 50% पॉपुलेशन एसटी की है, और साथ ही साथ कम से कम 20,000 लोग जो है वो ट्राइबल रहते हो। मतलब दो कंडीशन है जो दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए, और नहीं है इसमें एंड है कि 50% एसटी पॉपुलेशन होनी चाहिए जितने लोग रह रहे हो, कम से कम जो है वो 20,000 लोग जो है वो ट्राइबल से बिलोंग करते होने चाहिए। तो अगर ऐसी कोई ब्लॉक है, उसमें हर ब्लॉक में जो है वो एक ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा। कौन से ईयर तक? 2022 तक।
ये 2022 इसलिए टारगेट है क्योंकि हमारा साक्षर भारत 100% लिटरेसी या समग्र भारत जो है वो हमने कब तक बनाना है, 2022 तक हमने बना देना है। उसमें हर बच्चे को एजुकेशन, 100% लिटरेसी, 100% इनरोलमेंट जो है वो आ जाएगी। हाँ जी, हु रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रॉम इनसाइट्स टू एक्शंस जेंडर इक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19। फिर से बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी की, फिर से वुमेन एम्पावरमेंट, या आप कह सकते हो कि वुमेन पॉवर्टी की जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो जेंडर इक्वालिटी जहाँ भी आ जाए तो खास करके आपने वुमेन के सिनेरियो के ऊपर खास फोकस करना होता है। और ये आपको सिर्फ IBPS, SBI या SSC के एग्जाम के लिए नहीं, ये कहीं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जो अब आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हाँ जी, फटाफट आंसर बताओगे क्या होगा। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो कोविड-19 के दौरान है वो महिलाएं जो हैं और भी पॉवर्टी जो रेट है उनका इंक्रीज हो जाएगा, और भी पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगी, और जिसके कारण गैप जो है वो मेन और वुमेन की जो पॉवर्टी लाइंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये बराबर आ रहे थे कि जनरली वुमेन जो है वो ज़्यादा पुअर थी, मेन जो है वो कम पुअर थे, लेकिन अब जो है वो और भी गैप जो है वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि वुमेन और भी पुअर हो जाएंगी, मेन जो है वो ऑलमोस्ट वहीं पे रहेंगे क्योंकि उनको काम जल्दी मिल जाता है। तो वो इसके अंदर जो है बताया हुआ है। तो आप मुझे बताओगे ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट दोस्तों रिलीज की गई है ए ऑप्शन के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। आप देख सकते हो ये UNDP का आइडिया है कि ये 47 मिलियन जो वुमेन है और भी पॉवर्टी के अंदर जो है वो चली जाएंगी। Next news from picture. This is very important person and the agency of the government, that is the PTI, Press Trust of India। हम भी जो है वो फॉलो करते हैं इस न्यूज़ को, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड द ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आपको चाहिए सरकार के बारे में, तो आप PTI से जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया कि किसको चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया गया है, तो कौन है, अवीक सरकार जी को इसका जो चेयरमैन है वो इलेक्ट किया गया है। तो याद रखना, अवीक सरकार जी को चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। अवीक सरकार वैसे भी बहुत ही पहले फेमस पर्सन रहे हैं क्योंकि वो चेयरमैन रहे हैं आनंद बाजार ग्रुप के, जो कि एक पब्लिकेशन है, तो उनके जो है वो चेयरमैन रहे हैं। और ये रिप्लेस करेंगे विजय कुमार चोपड़ा जी, जो कि चीफ एडिटर हैं पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के, तो उनको रिप्लेस करेंगे। और कौन बनाए गए, अवीक सरकार। याद रखोगे पिक्चर से, नाम से, और सरकार से आपको थोड़ा सा याद रहेगा। और वैसे भी बच्चन साहब जैसी लुक जो हैं वो रखते हैं, तो सरकार से आप याद रखोगे, सरकार मूवी से। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं। मुरली रामाकृष्णन MD और CEO बना दिए गए हैं साउथ इंडियन बैंक के। कौन से बैंक के, साउथ इंडियन बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द IBPS, जो IBPS का एग्जाम देंगे, और SVPO का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको अपॉइंट किया गया है। दैट इज़ द मुरली रामाकृष्णन, दैट इज़ MD एंड CEO ऑफ द साउथ इंडिया बैंक। इनका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2020 से, 1 अक्टूबर 2020 से, और 3 साल के लिए इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो इस बात को आप याद रहोगे। ऑलरेडी पहले ये ICICI बैंक में भी रह चुके हैं, लेकिन अभी साउथ इंडिया बैंक के अंदर इनको अपॉइंट किया गया, और इनका नेम भी जो है वो साउथ इंडियन है, तो उससे आप थोड़ा सा जो है वो आइडिया जरूर रखोगे। हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे नहीं, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे, ऐसे रिलेट करोगे तो आपको याद होगा। हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि 90% ये क्वेश्चन जो है वो आपको इन जो बैंकिंग के अभी एग्जाम होंगे उसमें मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन की तरह कवर किया है, ना कि पिक्चर से कवर किया है इसको। तो आंसर बताओगे, क्या आंसर है इसका, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। कौन होंगे ये पर्सन, ये पर्सन है S कृष्णन, और इन्होंने रिप्लेस किया है S हरिशंकर को। तो अब याद कर सकते हो, दोनों ही गॉड्स के नेम हैं, शंकर एंड कृष्णा। तो आपने याद रखना है कि कृष्णा ने शंकर को रिप्लेस किया है। वैसे तो रिप्लेसेबल है नहीं दोनों, लेकिन कृष्णा ने शंकर जी को रिप्लेस किया है, तो इस बात को आप याद रखोगे। जो शंकर जी उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी, तो इसलिए जो है वो S कृष्णा जी को लगाया गया है। तो और भी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स मैं आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद बताता रहता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ये अशोक लवासा जी के बारे में बताया था कि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने जो आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है उसको छोड़ दिया है। अब नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन बनाया गया, राजीव कुमार बनाए गए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में याद रखना है, डॉक्टर चरण सिंह जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और टैगलाइन, यस टैगलाइन, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ
लाइफ, याद रखना है इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कृष्णन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 100% क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो आपने इसको याद रखना है क्योंकि रेलवे के जो हैं वो आगे 8 पार्ट्स हैं। ग्रुप ए की जो पोस्ट है आप कह सकते हो वो 8 हैं रेलवे को चलाने के लिए। जैसे ट्रैफिक का अलग से है रेलवे का, अगर आप देखोगे इनका लॉजिस्टिक का अलग है। तो ये 8 जो अलग अलग इनके क्षेत्र हैं, उन चारों मतलब 8 को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया। और उन चारों को कंबाइन कर दिया गया तो उनको मैनेज करने के लिए जो है वो इंडियन रेलवे ने जो है वो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बना दी है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, दैट इज IRMS। और उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, एक सीईओ चाहिए। इससे पहले तो सीईओ की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि जो 8 डिपार्टमेंट है उसमें हर में कोई ना कोई जो है वो एडिशनल ऑफिसर होता था जो इसको कंट्रोल करता था। लेकिन अब मर्ज कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको क्या चाहिए, अब एक सीईओ चाहिए जो इन सबको जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और उनका अंश नाम क्या है, VK यादव जी। तो आप फोटो देख सकते हो। और याद रखना है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्स रिकंस्ट्रक्टिव ऑफ रेलवे बोर्ड, VK यादव अपॉइंटेड फर्स्ट एवर सीईओ, is the first ever CEO of the Indian Railways. You have to remember Indian Railways. Now next question, this is just learn from picture. Picture से आपने जो है वो यहाँ से सीखना है इस चीज़ को। That is Mustafa Adib. Mustafa Adib appointed as Lebanon Prime Minister. So you have to remember that Mustafa Adib appointed as the Prime Minister of the Lebanon. Now he replaced the ongoing prime minister, that is the Hassan Diab. He replaced this person. Why he replaced this person? This is not because his time period overs. ये इसलिए किया है बिकॉज इनका जो है COVID-19 के कारण कह सकते हो या वैसे कह सकते हो कि कंट्री के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ चुका है। और उनका जो बेरूत पोर्ट है, कैपिटल जो पोर्ट है, उसमें भी जो है ब्लास्ट हो चुका था, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम जो है वो आई है। और भी ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं एक अलग अलग कंट्रीज में, और साथ में ये एडवाइज़र भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर्स के। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं लेबनान के लिए। और मुस्तफ़ा आदिब आपने जो है वो नाम याद रखोगे। बट अबाउट लेबनान जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लेबनान के बारे में याद रखोगे। प्राइम मिनिस्टर बता चुका हूँ। कैपिटल जो है वो कौन सी है, बेरूत, BEIRUT। रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे, इसी के कारण जो है वो ऑनगोइंग प्राइम मिनिस्टर जो वो रिजाइन कर गए थे। करेंसी कौन सी है, लेबनीज पाउंड। कौन सी है, लेबनीज पाउंड। तो ये करेंसी है इनकी। नेक्स्ट पिक्चर से सीखना आपने, सिर्फ एक ही चीज़ है इसके अंदर कि अदानी ग्रुप अक्वायर्स 74% स्टेक इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पावर बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो कि मर्जर जो हैं वो होते जा रहे हैं, लेकिन अदानी ग्रुप जो है वो हमेशा ही आगे लीड कर रहा है। और 74% हिस्सा जो है वो इनका रहेगा कौन से एयरपोर्ट में, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इसका मतलब जो बचा है 26%, अब वो किसका रहेगा, वो रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। बिल्कुल, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी जो है वो इसमें रहेगी, दैट इज 26%। अदरवाइज वो किसके अंडर आता था, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ही आता था वो। लेकिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वो भी बेसिकली आप कह सकते हो या लिमिटेड कह सकते हो, वो भी एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। तो अब उसको 26% हिस्सा AI को चला गया, 74% हिस्सा जो है वो किसके पास चला गया, अदानी ग्रुप के पास। और अदानी ग्रुप के बारे में आपको पता ही है कि चेयरमैन कौन है, गौतम अदानी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोदी जी की स्टेट गुजरात। और आप देख सकते हो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो इसको याद रखना आपने। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन फ्रॉम पिक्चर, ये भी आप पिक्चर से सीखोगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जस्ट इसलिए पिक्चर से बताया ताकि देखने से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा कि केरला और वेस्ट बंगाल ऐसी 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने फिश की नई स्पीशीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया है। और उसका नाम क्या है, दैट इज़ द ग्रेसिलस या ग्रेशिलस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, दैट इज़ द ग्रेसिलस, न्यू टाइप ऑफ फिश invented or identified in Kerala or West Bengal. Not invented because it is natural. It is identified in Kerala and the West Bengal. Now next news from the cricket world, and former England cricket all-rounder passed away. That is the David Chappell. You have to remember his name.
आपने नाम याद रखना है डेविड कैपल जी का कि ये बहुत ही कम एज लाइक 57 की एज में जो है वो इनका देहांत हो गया, ब्रेन ट्यूमर में जो है वो इनकी जान जो है वो चली गई है। और इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे प्लेयरों में इनका नाम जो है वो लिया जाता है। मैचेस इन्होंने थोड़े से कम खेले हैं, लाइक 15 टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने, 23 जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, मतलब कैप्टन रहे हैं ये इंग्लैंड के 1987 से लेकर 1990 के बीच में, मतलब 3 साल एज ए कैप्टन इन्होंने इंग्लैंड को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। इवन ये वुमेन टीम के, जो इंग्लैंड की वुमेन टीम है, उनके असिस्टेंट कोच भी रहे हैं। इवन एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको कि जो हमारा नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसकी वुमेन टीम के भी ये कोच रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छी इनके द्वारा जो है वो क्रिकेट का आप कह सकते हो कि प्रदर्शना की गई है। नेक्स्ट बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ द डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, इवन आप कह सकते हो ऑफ द वीक, दैट इज लेट अस ड्रीम। सो यू हैव टू रिमेंबर किसने ये बुक जो है वो लिखी है। ये रिलीज तो जो है वो दिसंबर 2020 में होगी, लेकिन हमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि कब रिलीज होगी, क्वेश्चन ये है कि किसने इस बुक को लिखा है। और ये बहुत ही फेमस पर्सन है, और आप कह सकते हो कि हेड हैं ऑल ओवर चर्च एडमिनिस्ट्रेशन के, पूरा का पूरा जो चर्च का कंट्रोल है वो रोम से होता है, और उसके जो है हेड हैं। और कौन है ये, तो नाम से ही पता लग रहा है, पॉप फ्रैंकिस जो हैं वो उन्होंने इस बुक को लिखा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोविड जो 19 है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इससे हम जो है वो सिचुएशन से लड़ना सीखते हैं, और तरह की चुनौतियों का सामना करने से हमारे में हिम्मत आती है। तो इसीलिए जो है वो इस बुक के अंदर नाम लिखा गया लेट अस ड्रीम, कि हम देख सकते हैं आगे कि ऐसे नहीं पेंडेमिक से घबरा जाएं, तो पूरी तरह से जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से हम इसका सामना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज, विद विच स्टेट गवर्नमेंट श्री वल्लभ पिते इंटरनेशनल ग्रुप, कौन सी स्टेट के साथ श्री वल्लभ पिते इंटरनेशनल ग्रुप साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप प्रोजेक्ट्स फॉर टेक्सटाइल, डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो आपने बताना है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं वो साइन कर रही हैं पैक्ट्स इन एरियाज के अंदर, बिकॉज उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रीज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपए की ये डील है जिसके अंदर इसको साइन किया गया है। और आपने बताना है कि कौन सी स्टेट के साथ ये हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ रिसेंटली वो स्टेट में डिस्प्यूट चल रहा था चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट। तो आप बताओगे 4000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जो हैं वो कौन सी स्टेट के साथ पैक्ट करके जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जो कि टेक्सटाइल, डिफेंस और एरोस्पेस के हैं। तो आंसर तो भाई क्लियर हो गया होगा आपको, आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, दैट इज द राजस्थान। उन्होंने जो है वो बेसिकली इसको साइन किया है, ताकि अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं लाइक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर करवानी है, ठीक है, एविएशन एकेडमी को खोलना है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। मतलब कोई भी चीज़ टेक्सटाइल, डिफेंस या एरोस्पेस से रिलेटेड होगी तो दोनों मिलके जो है वो करेंगे। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो एरोस्पेस का, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्सटाइल का। नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, ये भी आप जो है वो सीखोगे पिक्चर से, और ये एक पैक्ट है फिर से जो साइन किया गया, लेकिन आप इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लो। सिर्फ इतना याद रखना है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो सोचा है कि हम क्या लगाएंगे, बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहाँ पे जो है अलग अलग तरह की फार्मा इंडस्ट्रीज को खोला जाएगा, उसमें कंसेशन दिया जाएगा। ये किसके साथ मिलके जो है ये फार्मा पार्क जो है वो खोला जा रहा है, तो आपने याद रखना इट इज़ CSIR IICT, क्योंकि यहीं जो है वो टैबलेट्स या मेडिसिन के ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। CSIR आपको पता ही है, दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IICT स्टैंड्स फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो केमिकल आ गया, फार्मा आ गया, तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो आंसर आप ऑप्शन को पिक करके भी जो है वो लगा सकते हो। CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो मेरे ख्याल से सारी न्यूज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दोगे, तब ताकि हम हिंदी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट्स जो है वो लेके आ गए, क्योंकि इंग्लिश में आपको डेली के डेली मिल रहे हैं, लेकिन 2 और 3 सितंबर का आपको हिंदी में नहीं मिला था, वो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल सुबह तक जो है वो अपलोड हो जाएगा। और करंट अफेयर्स PDF जो ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप हमारे PDF को परचेज करो, बहुत ही नॉमिनल रेट पे जो है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ जो है वो दिए जा रहे हैं। तो अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड का ये वादा है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा आपके पेपर में जो आएगा वो हमारे नोट्स, हमारी वीडियो से बाहर जो है वो नहीं हो सकता। इट इज़ ए गारंटी ऑफ अफेयर्स क्लाउड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।